आज का हमारा टॉपिक है ग्राम सभा। कल जो हम लोग वीडियो देखे थे इसको आप लोग निश्चित तौर पर एक बार और रिवाइज कीजिएगा, जिसमें मैं आपको नगरीय निकाय और पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद का तुलनात्मक अध्ययन कराया था। उसके बाद इसका अध्ययन कीजिए, ठीक है। कल जो हम लोग पढ़े थे, कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे, अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक, और इसी के तुलनात्मक में बताया था आपको नगरीय निकाय आर्टिकल। उसको देखने के बाद इसको देखिएगा, ठीक है। तो हमें अनुच्छेदवार विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है, पंचायती राज की संरचना, तो इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा। ग्राम सभा को देखने के पहले देख लेते हैं कि ग्राम सभा कहाँ होती है, ये पंचायती राज की क्या इकाई है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू है, जिसमें ग्राम स्तर पर, इसको हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 बी और सी में। यहाँ पर संक्षेप में याद रखेंगे, ग्राम स्तर पर जिनकी पॉपुलेशन 1000 से अधिक होती है उसको बनाया जाता है ग्राम पंचायत। ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत। उसके बाद खंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर, ठीक, खंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर बनाए जाते हैं जनपद पंचायत, ठीक है, जनपद पंचायत। जैसे मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने ब्लॉक हैं, 146, तो स्वतः जनपद पंचायत की संख्या कितनी हो जाएगी, 146। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। नेक्स्ट, जिला स्तर पर गठन किया जाता है जिला पंचायत का, ठीक है जी, जिला स्तर पर गठन किया जाता है जिला पंचायत का। तो मैं इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊँगा अनुच्छेद 243 बी और सी में, ठीक है। अभी हमारा जो विषय है यह है कि ग्राम सभा होती कहाँ है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के मतदाताओं से निर्मित जो सभा होती है उसी को बोलते हैं ग्राम सभा। ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत के मतदाताओं से निर्मित सभा को, ठीक है, मतदाताओं से निर्मित सभा को बोलते हैं ग्राम सभा। मोस्ट टाइम पे याद रखना। अब बात आती है, क्या एक गांव में या एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं? चलिए इनका निदान करते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कोई गांव ए है और यही गांव, याद रखना, ग्राम पंचायत है। ध्यान दीजिएगा, मान लो कि गांव ए है, यही गांव क्या है, ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ये मैदानी क्षेत्र में, देखिए दो प्रकार के पंचायती राज क्षेत्र होंगे, एक मैदानी क्षेत्र वाला और एक आपका पेशा एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्र वाला। तो मैदानी क्षेत्र वाला जो होगा वहाँ पर यदि एक गांव है तो एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा नहीं हो सकते, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। ये मोस्ट टाइम पे सीएमओ 2019 से प्रश्न आया था। ध्यान रखना, मैदानी क्षेत्र के गाँव में जहाँ पर सामान्य 73वां संविधान संशोधन वाला पंचायती राज लागू होता है, वहाँ याद रखना एक गांव में किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक ग्राम सभा नहीं हो सकते, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज के तहत वहाँ पर एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। यदि हम इसको सरल तौर पर समझें तो देखिए ना कि मैदानी क्षेत्र में गांव एक सघन तौर पर एक सुव्यवस्थित बसा रहता है, लेकिन वही यदि हम ट्राइबल एरिया में देखेंगे तो वहाँ पर दूर दूर, यहाँ पर 4 घर है तो ये थोड़े से दूर में 4 घर है, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 घर है। इस कारण याद रखना वहाँ पर एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा का प्रावधान रखा गया है। यहाँ एक ग्राम सभा हो गया, यहाँ एक ग्राम सभा हो गया, यहाँ एक ग्राम सभा हो गया। इस तरीके से वहाँ एक से अधिक, मोर देन 1 का प्रावधान किया गया है, लेकिन सामान्य क्षेत्र में याद रखना एक गाँव में एक ही होगा, ठीक है। अब प्रश्न आती है, कोई एक गाँव है और वही ग्राम पंचायत है। तब मान लो कोई एक ग्राम है, ठीक है, मतलब ए आपका कोई ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत है, इसके अधीन आश्रित ग्राम बी और सी है, ठीक। शब्दावली सुनिएगा, आश्रित ग्राम बोल रहा हूँ। आश्रित ग्राम से आशय वे ग्राम जिनकी पॉपुलेशन 1000 से कम है, इस कारण उनको समीपवर्तीय ग्राम पंचायत में ऐड कर दिया जाता है, उनको बोलते हैं आश्रित ग्राम। जैसे मेरे गांव का नाम है रोहिनापाली, ठीक है, हमारे गांव की पॉपुलेशन 1000 से कम है। ध्यान रखिएगा, हमारे गांव की पॉपुलेशन 1000 से कम है। हमारे बगल गांव में एक और गांव है जिसका नाम है कपरतुंगा। ध्यान रखना, कपरतुंगा, यहाँ की पॉपुलेशन 1000 से प्लस है। तो कपरतुंगा ग्राम पंचायत है, तो हमारे गांव रोहिनापाली को कपरतुंगा में ऐड कर दिया गया है। तो रोहिनापाली जो मेरा गांव है, याद रखना आश्रित ग्राम हो जाएगा और मुख्य ग्राम याद रखना कपरतुंगा होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर कपरतुंगा में भी ग्राम सभा है और रोहिनापाली में भी ग्राम सभा है, ठीक है। मतलब प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा होगी, चाहे वह ग्राम पंचायत हो या ना हो, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। बन जाएंगे चाहे वह ग्राम पंचायत हो या ना हो, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्र में एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये सब आंकड़े हमारे पंचायती राज पुस्तक में एकदम विस्तार से दिया गया है, आप उसका एक बार निश्चित तौर पर अध्ययन करें। सेकेंड एडिशन बहुत अच्छे ढंग से इसमें प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे ग्राम सभा के बारे में विस्तार से वर्णन, ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे तो ग्राम सभा पंचायती राज इकाई का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, अर्थात संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर में कोशिका के बिना हम अपने शरीर की परिकल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार पंचायती राज निकाय में बिना ग्राम सभा के पंचायती राज निकाय की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। ये प्रश्न भी आ चुकी है, ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई ग्राम सभा है, ठीक है। इसका आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, हमारे पंचायती राज पुस्तक लो, उसमें बढ़िया गोदते जाओ लाइन टू लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभिप्राय। ग्राम सभा से क्या अभिप्राय है? तो ये अलग अलग परीक्षाओं में इसकी परिभाषा दिया गया था, लेकिन मैं इसका बेसिक परिभाषा बता रहा हूँ, ठीक है। इसका बेसिक परिभाषा की बात करेंगे तो किसी ग्राम में, मैं ग्राम पंचायत नहीं बोल रहा हूँ, किसी ग्राम में विधानसभा मतदाता सूची या नामावली उसी को बोलते हैं, ठीक है। किसी गांव के विधानसभा मतदाता सूची या नामावली में नामित या लिखित, नामित मत लिखना, लिखित व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं, ठीक। चाहे वह वन्य ग्राम हो चाहे राजस्व ग्राम हो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसी ग्राम पंचायत के अधीन मतदाता सूची में शामिल, और कौन सी मतदाता सूची होनी चाहिए? तो विधानसभा वाला, ठीक है। तो किसी ग्राम पंचायत में मतदाता सूची में शामिल लोगों की समूह को या मतदाता के समूह को क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। अब इसको अलग अलग परिभाषा के तौर पूछा गया है, ठीक। बाकी बेसिक जो कंटेंट यही है, ठीक। देखते हैं परिभाषा। पहला देखेंगे, ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं, वही, ठीक। दूसरा परिभाषा देखो, किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव की सभी मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है उसी को बोलते हैं ग्राम सभा, ठीक। थर्ड परिभाषा देख लीजिएगा, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय को ग्राम सभा कहते हैं। ये याद रखना, थोड़ा सा शब्दावली को हाई कर दिया है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन ग्राम, ध्यान रखना वन ग्राम में भी होगा और राजस्व ग्राम में भी होगा। ये दोनों से क्या अभिप्राय है? तो जैसे मान लो सामान्य मैदानी क्षेत्र में है तो वह ग्राम राजस्व ग्राम कहलाता है, यदि वही पहाड़ी क्षेत्र में है तो वन्य ग्राम कहलाता है, ठीक है। तो वन ग्राम और राजस्व ग्राम संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय क्या कहलाता है? ग्राम सभा कहलाता है, ठीक है। अलग अलग परीक्षाओं में इनकी अलग अलग परिभाषाएं बनाई गई है, लेकिन यदि हम ग्राम सभा से क्या से समझें तो विधानसभा नामावली या मतदाता सूची में नामित उस समूह को क्या कहते हैं? तो ग्राम सभा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम, मतलब जो आश्रित ग्राम है वहाँ भी ग्राम सभा होगी, इसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, आश्रित ग्राम हो सकता है, रखना। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की गई है कि किसी एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। ये CMO 2019 में प्रश्न पूछा गया था, इसको आप लोगों को विशेषता ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये परिभाषाएं हो गई जी, ठीक। और ये कहाँ पर उल्लिखित है? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 और 7 में उल्लिखित, याद रखना। और संविधान में कहाँ पर उल्लिखित है? अनुच्छेद 243A में, ये याद रखना, वहाँ पर इसका प्रावधान है, ठीक है। बन जाएंगे, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू है। मैं इसके बारे में कारण आप लोगों को बता चुका हूँ, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आपका प्रावधान के बारे में बताया है जो अभी हम लोग पढ़े हैं। अनुच्छेद 243A में इसका प्रावधान किया गया है। यदि हम पंचायती राज अधिनियम में देखेंगे तो धारा 6 और 7 में याद रखना इसका उल्लेख है। वही यदि हम अनुसूचित क्षेत्र की बात करेंगे तो 129, ठीक, धारा 129 के क ख ग ग अंग में याद रखना इसका वर्णन है। ठीक, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अधिसूचना। अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, कोई भी अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित होता है या कोई भी चीज़ याद रखना राजपत्र में प्रकाशित होता है तो उसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर आवश्यक है। इस आधार पर यदि कोई ग्राम पंचायत बनता है या जनपद पंचायत बनता है या जिला पंचायत बनता है तो याद रखना उसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर आवश्यक है। बाकी ये सब वही चीज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, हम ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं शुरुआत में आपको बताया हूँ वही चीज़ को। ओके, तो याद रखना उस गांव के मतदाता सूची में नामित व्यक्तियों का समूह पदेन रूप से उसके सदस्य होंगे। यदि आपका नाम आपके ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में शामिल हो गया तो आप पदेन रूप से उस गांव के ग्राम सभा के मेंबर आप बन गए। ठीक है, किन परिस्थितियों में आप योग्य हो तो ध्यान रखेंगे, यदि आपका नाम विधानसभा नामावली या विधानसभा के मतदाता सूची में नामित है तो आप स्वतः रूप से याद रखना इसके लिए योग्य हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रावधान। दूसरा, अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया जाएगा, और तीसरा याद रखना उसकी योग्यताएं। ठीक, या बोल सकते हैं सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो मतदाता सूची तैयार करने के बारे में बताया गया है, हमारे पुस्तक में ये विस्तार से दिया हुआ है। आप पढ़ेंगे तो ठीक, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक पॉइंट याद रखना जो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप किसी भी ग्राम सभा के मतदाता सूची में यदि अर्ह या योग्य हैं तो उसके लिए क्या होगा, तो विधानसभा के निर्वाचक नामावली में आपको पंजीकृत करने का पात्रता होनी चाहिए। तो आप स्वयं रूप से याद रखना ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। ठीक, चलिए उसके बाद ये सब दुनिया भर का प्रावधान दिया है, आप पढ़ो तो ठीक, ना पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, कार्यकाल। तो ध्यान रखना कि ग्राम सभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, यह एक स्थायी निकाय है। ठीक, उसके बाद देखेंगे ग्राम सभा की सम्मेलन तिथि और स्थान। आप में से कई लोग मैसेज करते हैं कि सर उस सम्मेलन नहीं सम्मेलन होगा, तो जैसे भव्य स्तर पर बड़े बड़े लोगों का आयोजन होता है, ये ज़्यादा जनसमूह होता है तो उसको सम्मेलन कहते हैं, लेकिन छोटे स्तर पर जो होता है उसी बोलते हैं सम्मेलन, याद रखना। ठीक है, तो ग्राम सभा की सम्मेलन कब होगी, कहाँ होगी, किस समय पर होगी, इसका निर्धारण कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे कौन करेगा, सरपंच। यदि सरपंच नहीं है तो सरपंच की अनुपस्थिति में डिप्टी सरपंच या उप सरपंच करेगा। जब दोनों नहीं हैं, कंडीशन रखना, जब दोनों नहीं हैं तब ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम प्रश्न आ चुका है। ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए ध्यान रखना, ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए तिथि, स्थान, समय का निर्धारण सरपंच करेगा। सरपंच नहीं है तो सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा। जब दोनों नहीं हैं तो इस कंडीशन में कौन करेगा, संबंधित ग्राम के ग्राम पंचायत का सचिव करता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखना। उसके बाद देखो कुछ विशेष बिंदु हैं, इनको भी देख लेते हैं। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक गांव में होती है। जैसे मैंने बताया था कि कपरतुंगा ग्राम पंचायत है और रोहिनापाली आश्रित ग्राम है, तो प्रत्येक गांव में अपनी एक ग्राम सभा होती है, तो प्रत्येक गांव में याद रखने इसकी बैठक होती है। लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक बोलोगे तो उसके मुख्यालय पर ही होता है। ठीक है, जैसे हमारे ग्राम पंचायत का मुख्यालय है कपरतुंगा, तो कपरतुंगा में ही याद रखना क्या होगा, उसका बैठक होगा। ठीक, तो दोनों पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट में क्या बोला, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। दूसरा पॉइंट, जबकि ग्राम पंचायत की बैठकें केवल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही होती है। ठीक है, उसके बाद सूचना देने की तरीका, ये समझ गए ना जी, ये हो गया आपका तिथि, स्थान, समय निर्धारण वाला। ठीक, उसके बाद सूचना देने की तरीका, तो आजकल तो व्हाट्सअप दुनिया भर के ज़माने हैं। ठीक है, पहले याद रखना इसके लिए ढोल नगाड़े बजाकर 7 दिन पूर्व लोगों को सूचना दी जाती थी, याद रखना। सामान्य परिस्थिति में और विशेष परिस्थिति में 3 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, याद रखना कि इस दिन बैठक होगा, सबको आना, मुनादी करा के, ढोल बजा के। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो प्रावधान पढ़ रहे हैं ये ज़मीनी स्तर पर नहीं है, ये केवल याद रखना कागजी स्तर पर है। ठीक है, ये कागजी स्तर पर है, अन्यथा हमको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता, आपको यह स्वतः मिल जाता है जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना। ठीक,
तो वही प्रावधान रखेंगे। इसका अधिकार सरपंच को है। सरपंच किसी परिस्थिति में अनुपस्थित है तो उप सरपंच का, जब दोनों नहीं है तो इस कंडीशन में ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर आएगा पूर्ति का उत्तरदायित्व। ठीक है, तो ये गढ़ पूर्ति का उत्तरदायित्व जो प्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है उनका होता है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और पंच प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। इस आधार पर गढ़ पूर्ति का उत्तरदायित्व किनको किनको है, तो सरपंच और पंच को। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, इस प्रकार से कईयों बार ये प्रश्न आ चुका है। ध्यान रखेंगे, उप सरपंच का उत्तरदायित्व तो नहीं है गढ़ पूर्ति का, क्योंकि इसका चयन क्या हुआ है, अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ है इस कारण। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अध्यक्षता। अध्यक्षता कौन करेगा, तो ग्राम सभा का अध्यक्षता करेगा सरपंच। ध्यान रखना, सरपंच। यदि सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा। जब दोनों नहीं है तो उस समय जो लोग उपस्थित होंगे उनमें से कोई एक व्यक्ति चुन के आएगा और वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। ध्यान रखना, इसको मोस्ट टाइम पे है। ठीक है, ग्राम सभा की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा। और दोनों के अब्सेंस में कौन करता है, तो ध्यान रखना, दोनों के अब्सेंस में जो जनता बैठे रहते हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति याद रखना जनता के द्वारा चुन के इनकी अध्यक्षता करती है, पंच नहीं करेंगे। ठीक है, अब हो सकता हो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर पंच हो, लेकिन याद रखना इस प्रकार से प्रावधान नहीं है कि वो पंच होगा इसके बाद। ठीक है, तो ध्यान रखना, अध्यक्षता सरपंच, सरपंच उप सरपंच, जब दोनों नहीं है तो वहाँ पर जो बैठे उनमें से कोई एक करेगा। तो ये हो गया अध्यक्षता। 4 पॉइंट, ये चारों को अलग अलग टेबल के तौर बनाना। ठीक है, ये चारों पॉइंट को आप लोग टेबल के तौर बनाइएगा। क्या क्या 4 पॉइंट, एक तो सम्मेलन बुलाने का उत्तरदायित्व, दूसरा अध्यक्षता का उत्तरदायित्व, तीसरा गढ़ पूर्ति का उत्तरदायित्व। ठीक, इस प्रकार से टेबल बनाइए। यहाँ पर मैंने कुछ बनाने का प्रयास किया है, हमारे बुक में भी आगे दिया हुआ है। ठीक, ऊपर में देख लीजिए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्ष। हम लोग सामान्य क्षेत्र में क्या पढ़े हैं, ग्राम सभा की सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा सरपंच, सरपंच उप सरपंच, अन्यथा तत्सम उपस्थित व्यक्तियों में से कोई एक। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा में ऐसा नहीं है जी। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में ये कई बार प्रश्न आ चुका है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में ध्यान रखना, जो पंचायत पदाधिकारी रहते हैं अर्थात सरपंच, उप सरपंच और पंच, ये किसी भी परिस्थिति में अध्यक्षता नहीं करेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा इसको आपको, ये किसी भी परिस्थिति में अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, कौन से क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है, देखते हैं आगे। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, वह कोई पंचायत पदाधिकारी नहीं होगा। ठीक है, या बोल सकते हैं ग्राम सभा के सदस्य जो तत्समय उपस्थित है अपने में से किसी एक को चुनते हैं। नेक्स्ट रखना, एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है। ठीक, सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य मतलब पंच होता है और ग्राम सभा का सदस्य मतलब होता है आम मतदाता। दोनों में अंतर है ना जी, दोनों में अंतर याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राम सभा का सदस्य, और दूसरा बोल रहा हूँ मैं ग्राम पंचायत का सदस्य। तो ग्राम पंचायत का सदस्य कौन होते हैं, तो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं पंच लोग, जबकि ग्राम सभा का सदस्य कौन होते हैं, तो मतदाता होते हैं। ठीक है, मतदाता होते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जी। ठीक है, इसको सीधे शब्द में बात करूं तो अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत पदाधिकारी अर्थात सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के द्वारा न करके तत्समय ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई एक आम व्यक्ति करेगा जो उस ग्राम सभा के सम्मेलन में बैठा है। ठीक, ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा, तो वहाँ पर याद रखना आपको मिलेगा ये। ठीक है, चलिए उसके बाद जो टेबल बता रहा था उसमें इसको आप लोग इस प्रकार टेबल बना लेना ताकि वहाँ पर रिमाइंड करने में आपको सुविधा हो। ठीक है, एक सम्मेलन बुलाने का उत्तरदायित्व सरपंच का है, सरपंच नहीं तो उप सरपंच का है, वो भी नहीं है तो ग्राम सचिव का है। उसके बाद आएंगे गढ़ पूर्ति का उत्तरदायित्व, तो सरपंच और पंच का है क्योंकि इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है तो इनकी भागीदारी जनता के प्रति होगी। ठीक, उप सरपंच का नहीं होगा। नेक्स्ट अध्यक्षता सरपंच, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, दोनों नहीं है तो ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक इसकी अध्यक्षता करती है। इस प्रकार से इसको पुस्तक में टेबल और बढ़िया ढंग से अपने लहजे में अपने जो समझ आए उसी प्रकार से बना लेना जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्राम सभा का सम्मेलन कब कब होता है। ठीक है, तो ग्राम सभा का सम्मेलन एक वर्ष में 6 बार होना, मिनिमम 6 बार होना आवश्यक है, उससे भी अधिक हो सकते हैं लेकिन न्यूनतम 6 बार होना आवश्यक है।
और 2 ग्राम सभा के मध्य 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 4 डेट याद रखना जिनमें 3-3 माह का आप गैप रखिए। एक तो 23 जनवरी 3 प्लस करेंगे तो 14 अप्रैल 3 प्लस करेंगे तो 20 अगस्त 3 प्लस करेंगे तो 2 अक्टूबर 3 माह का। ठीक है, तो ये चारों डेट याद रखना, 23 जनवरी 14 अप्रैल 20 अगस्त 2 अक्टूबर। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट 5वां है जून माह में सुझाई गई किसी तिथि को और नवंबर माह में सुझाई गई किसी तिथि को। इस तरीके से ग्राम सभा की सम्मेलन एक वर्ष में न्यूनतम 6 बार होता है। ठीक है, एक वर्ष में न्यूनतम याद रखना 6 बार होता है जी। ठीक, आगे देखते हैं। उपरोक्त 4 तिथि इसके के साथ जून और नवंबर में सुझाई गई तिथि को ग्राम सभा की सम्मेलन होना अनिवार्य है। ये तो हो गया अनिवार्य। यदि इसके अतिरिक्त ग्राम सभा के सदस्य चाहते हैं कि ग्राम सभा की सम्मेलन हो तो याद रखना संबंधित ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य लिखित तौर पर सरपंच को अनुरोध करेंगे तो अनुरोध के 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना पड़ेगा। बन जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, क्या पढ़े हम लोगों ने, ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 मेंबर लिखित तौर पर अनुरोध करें तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला कलेक्टर के द्वारा आदेश देने पर आदेश देने के 30 दिवस के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना पड़ेगा। तो ये तो 6 तिथि फिक्स हो गए। इसके अतिरिक्त और बुलाना है तो याद रखना एक ग्राम सभा के सदस्य कुल सदस्यों का 1/3 लिखित अनुरोध करने पर अनुरोध करने के 30 दिन के भीतर बैठक बुलाना पड़ेगा या जनपद अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या जिला कलेक्टर के आदेश पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गए सम्मेलन की तिथि या एक वर्ष में सम्मेलन कितनी बार होती है। ठीक है, अब देखेंगे सम्मेलन के लिए गढ़ पूर्ति या कोरम, वह न्यूनतम जनसंख्या जिसकी उपस्थिति में पंचायत के कार्य शुरू किया जा सके उसको बोलते हैं गढ़ पूर्ति। ठीक है, गढ़ पूर्ति वह न्यूनतम संख्या है जिसकी अनुपस्थिति में याद रखना सभा की बैठकें नहीं हो सकती। ओके, अब देखेंगे कि गढ़ पूर्ति के लिए कितनी कितनी संख्या चाहिए। याद रखना हमारे पुस्तक में बढ़िया टेबल बना के दिया हुआ है, इसी के बारे में देख लो, इसी के बारे में बताया बढ़िया। तो ग्राम सभा में सम्मेलन के लिए गढ़ पूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में याद रखना 1/3 हिस्सा ग्राम सभा के लिए, जबकि ग्राम पंचायत बैठक के लिए 50% या 1/2 हिस्सा और जनपद पंचायत और जिला पंचायत बैठक के लिए 1/3। ध्यान रखना अलग अलग। सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा सम्मेलन के लिए गढ़ पूर्ति की न्यूनतम संख्या कितनी रखी गई है, 1/10 हिस्सा। ठीक है, अधिसूचित या अनुसूचित क्षेत्रों में कितना रखा गया है, 1/3, जबकि ग्राम पंचायत में संख्या रखी गई है गढ़ पूर्ति की 1/2 मतलब 50%, जबकि जनपद और जिला पंचायत कितना रखा गया है तो 1/3 याद रखना। ठीक है, मोस्ट एमपी है, ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, इनको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जी। ठीक है, और प्रत्येक में से 1/3 महिलाओं की भूमिका है। मतलब यदि सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन बुलाना है तो कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए जिसमें 1/3 महिला होंगे। ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना है तो गढ़ पूर्ति के लिए न्यूनतम 1/3 होना चाहिए जिनमें 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार ग्राम पंचायत में 1/2। ठीक है, तो याद रखना किसी भी ग्राम पंचायत की बैठक बुला रहे हैं तो उनमें याद रखना आधा महिलाएं होना बेहद आवश्यक है। ठीक है, तभी याद रखना गढ़ पूर्ति माना जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद जिला और जनपद में 1/3 में से 1/3 महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ग्राम सभा के गढ़ पूर्ति के बारे में। ठीक है, तो कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा, यदि ये ट्राइबल एरिया हो गया, अनुसूचित क्षेत्र पेशा एक्ट वाला हो गया तो 1/3 हिस्सा जिनमें 1/3 महिलाओं की भागीदारी होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर नीचे में दिया हुआ देखो, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के लिए किसी बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक होना आवश्यक है जिनमें 1/3 महिला सदस्य होंगे। ठीक है, 1/3 मतलब समझिएगा, मान लो 300 है सदस्य, 300 सदस्य हैं तो उसका 1/3 अर्थात 100 सदस्य महिला सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ मान के चलेंगे, मान लो 1000 हैं तो 1000 में से 1/3 जो भी हो जाएगा याद रखना 333 प्लस जो भी हो जाएगा वो याद रखना होना आवश्यक है।
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जिनमें से 1/3 महिलाएं होंगे आवश्यक। ठीक, नेक्स्ट है गण पूर्ति का उत्तरदायित्व जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है उनका होता है, अर्थात उत्तरदायित्व किनका हो जाएगा, सरपंच एवं पंच का होगा। एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, यदि गण पूर्ति नहीं होती है तो ये प्रश्न आ चुका है, यदि गण पूर्ति नहीं होती है तो क्या होगा, तो गण पूर्ति नहीं होता है तो बैठक भंग हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। ठीक, सीधा सीधा याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया गण पूर्ति। कंडीशन याद रखना, कहाँ पर 1/10 है, कहाँ पर 1/3 है, कहाँ पर 1/2 है, कहाँ पर 1/3 है और प्रत्येक में 1/3 है। ठीक है, बन जाएंगे। हमारी पुस्तक में एकदम विस्तार से दिया हुआ है, इसको टिक लगाते जाओ, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, इसी को बढ़िया लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गण पूर्ति न होने पर कार्यवाही। ठीक है, तो यदि लगातार 3 सम्मेलन में गण पूर्ति नहीं होता है तो उनके उत्तरदायित्व सरपंच और पंच के खिलाफ नोटिस जारी होता है और आगामी 2 बैठकों में गण पूर्ति करने का उनका आदेश जारी होता है। इसके बावजूद भी आगामी 2 ग्राम सभा के सम्मेलन में गण पूर्ति नहीं कर पाते हैं पंच और सरपंच, तो इन परिस्थिति में उन पदाधिकारियों को डिसमिस कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पद से हटाने के पहले उनको याद रखना, एक बार बोलने का मौका दिया जाता है। ठीक, उनको एक बार शोकास नोटिस जरूर देंगे कि किस आधार पर नहीं पूर्ति हुआ। ठीक है, बन जाएंगे। तो इतने को आप लोगों को विशेषता ध्यान रखना पड़ेगा जी। ठीक है, यदि कोई सरपंच एवं पंच किसी भी ग्राम सभा के सम्मेलन की गण पूर्ति लगातार 3 बैठक तक नहीं कर पाते हैं तो आगामी 2 बैठकों में चांस दिया जाता है, उसमें भी नहीं कर पाता तो इन परिस्थितियों में सरपंच और पंच को डायरेक्ट पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, बन जाएंगे ये। ठीक है, तो ये याद रखना, कार्यवाही की बात कर रही है। ठीक, लेकिन सरपंच और पंच को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उसके बाद ही पद से हटाया जाएगा, एकदम नहीं कि 2 बार नहीं हुआ तो सीधा हटा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि गण पूर्ति ना हो तो क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि गण पूर्ति ना हो तो सीधा सीधा याद रखना, स्थगन हो जाएगा। ठीक, सीधा सीधा स्थगन हो जाएगा। यदि बैठक में कोरम पूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष के द्वारा बैठक स्थगित कर दिया जाता है और आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्थगन के बाद बैठक होती है, उसके लिए याद रखना गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, वो एक औपचारिक बैठक होती है। मान के चलो कि एक टाइम पास, मान सकते हो कि एक टाइम पास बैठक होती है और उस बैठक में निम्नलिखित इन 5 विषयों पर परिचर्चा नहीं कर सकते, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इन 5 विषयों पर परिचर्चा करने के लिए गण पूर्ति होना आवश्यक है। तो कौन कौन से 5 विषय हैं, तो पहला वार्षिक कार्य योजना, दूसरा है हितग्राहियों का चयन, किसी भी योजना के लाभार्थी के लिए हितग्राहियों का चयन आप बिना गण पूर्ति वाले सम्मेलन पर नहीं कर सकते। थर्ड, वार्षिक बजट। फोर्थ याद रखना वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन और फिफ्थ याद रखेंगे प्रशासनिक रिपोर्ट। ठीक है, इन 5 विषय पर वह सभा जिसमें गण पूर्ति नहीं हुई है वहाँ पर इनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक, बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त बैठक। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन रखे गए हैं, कई बार प्रश्न तो पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा संयुक्त बैठक के लिए। मान लो कोई ग्राम पंचायत ए है और इसके अधीन आश्रित ग्राम बी हैं, तो दोनों गांव में ग्राम सभा होगा। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ कि दोनों ग्राम में ग्राम सभा होगा। ठीक, मतलब बोल सकते हैं कि एक ही ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले ग्राम सभा के मध्य यदि मतभेद हुआ तो इस परिस्थिति में ठीक दोनों की ज्वाइंट सेशन होगी, दोनों की बैठकें होगी और उस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा ये माना जाएगा कि दोनों ग्राम सभा के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। ठीक, चलिए अब देखेंगे, यदि 2 ग्राम पंचायतों के मध्य विवाद हो या 2 ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के मध्य विवाद हो तो इस परिस्थिति में याद रखना ज्वाइंट सेशन तो होगा, संयुक्त बैठक होगा, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार का कोई अधिकारी आकर इसकी अध्यक्षता करेगा और वह निर्णय सुनाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पर एक ही ग्राम पंचायत के थे, इस कारण ये आपसी सुलह कर लिए। अब बात आती है यदि कोई पंचायती राज या ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय का कोई भी स्तर हो, जैसे आप देखेंगे तो सिरगिट्टी याद रखना नगर पंचायत है, उसी से जुड़ा हुआ गांव है। तो यदि किसी ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में विवाद होता है तो यहाँ पर भी याद रखना राज्य सरकार का कोई एक अधिकारी आएगा और उसकी अध्यक्षता में विवाद का विनिश्चय होगा। यदि नगरीय निकाय क्षेत्र और छावनी बोर्ड, ध्यान रखना छावनी बोर्ड से आशय होता है सेना का निवास क्षेत्र।
ठीक है। तो इसके मध्य यदि विवाद हो तो इसका विनिश्चय राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से करेंगे, क्योंकि याद रखना सेना केंद्र सूची का विषय है। इस आधार पर राज्य सरकार एक पक्षी कार्रवाई नहीं कर सकता, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन पर ही करेगा। ठीक, तो ये चारों पॉइंट लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि एक ही ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के मध्य मतभेद हो तो ज्वाइंट सेशन होगा, ठीक है। और इसका निर्णय याद रखना उस ग्राम सभा में होगा, न कि कोई जनपद पंचायत करेगा, न कि जिला पंचायत, न ही सरपंच निर्णय करेगा, अपितु ग्राम सभा बैठ के निर्णय करेंगे, ठीक है। आपसी याद रखना निर्णय। नेक्स्ट, यदि दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत मध्य विवाद है तो इसका विनिश्चय राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, मतलब राज्य सरकार का कोई अधिकारी करेगा क्या, ठीक है। यदि पंचायत एवं अन्य स्थानीय पदाधिकारी, मतलब नगरीय निकाय, चाहे वो निकाय अर्थात नगर पंचायत हो या नगर पालिका या नगर निगम हो, तो यदि इनके मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो इसका विनिश्चय राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड या नगरीय निकाय छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो इसका विनिश्चय राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन से ही करेगा, ठीक है। तो ये बैठकें हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, लगभग 40-50 क्वेश्चन होंगे, हमारे पुस्तक में दिया हुआ है, तो मैं उसको सेकंड वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों की बोझिल ना पड़े, ठीक है। तो ये ग्राम सभा हो गई। एक वीडियो और बना दूंगा अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में, इसको आप बढ़िया बार बार रिवाइज कीजिए और पढ़ाई कीजिए, निश्चित तौर पर आपको इससे फायदा मिलेगा। इसका नोट्स अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पंचायती राज नगरीय निकाय पुस्तक में इसका विस्तार से वर्णन दिया है, आप निश्चित तौर पर उसका अध्ययन करें, ठीक है। थैंक यू।